जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे, दिल लगाकर पढ़ भी रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने सेकंड ईयर की फ़िज़िक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है और आज उसका जो टॉपिक है उसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लैक्स। आज हम इलेक्ट्रिक फ्लैक्स के बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लैक्स होता क्या है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है कि शॉर्ट क्वेश्चन में भी हमसे पूछ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी इसका बना सकते हैं वो। ठीक, यानी कि ये दोनों टाइप से ही शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से भी और लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से भी हमसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आज हम इसके बारे में स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखें, ये दो वर्ड का कम्बिनेशन इलेक्ट्रिक एंड फ्लैक्स। इलेक्ट्रिक मीन्स के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक, इलेक्ट्रिक का मतलब होता है, लगा लें कि इलेक्ट्रिक लाइंस जो यहाँ पे हमने स्टडी करना है। ठीक हो गया। और फ्लैक्स का मतलब होता है फ्लो करना। मीन्स के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे फ्लो करेंगी, वो किस तरह करेंगी उसके बारे में स्टडी करते हैं। अच्छा, इससे पहले वाला जो लेक्चर था हमारा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। उसमें हमने देखा कि जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं उस पे जो इलेक्ट्रिक लाइंस होती हैं वो आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करती हैं, ऐसे ही मीन्स के बाहर की तरफ होती हैं। और जो नेगेटिव थे वो उसमें हमने शो करवाया था उसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती हैं वो क्या होती हैं, इनवर्ड होती हैं। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हैं, आउटवर्ड, और नेगेटिव चार्ज में होंगी इनवर्ड। ठीक हो गया जी। तो अब हमने ये स्टडी करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करती हैं, जब भी किसी एरिया में से फ्लो करती हैं तो वो क्या बनाती हैं, इलेक्ट्रिक फ्लैक्स बनाती हैं। ठीक, तो पहले हम इलेक्ट्रिक फ्लैक्स की डेफिनेशन के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर आपको इसकी भी सारी समझ आ जाएगी कि एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का आपस में क्या रिलेशन है। देखें डियर स्टूडेंट, पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फ्लैक्स की डेफिनेशन देखते हैं। द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, द numbers of field lines passing through an certain area, certain खास एरिया एलिमेंट, किसी खास एरिया एलिमेंट में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का फ्लो करना, डेट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लैक्स। देखें जी, यहाँ पे देखें ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एमिट हो रही हैं। जैसे मैंने आपको फर्स्ट में अभी बताया कि जो मेरा पॉजिटिव चार्ज है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करती हैं। सपोज यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कर रही हैं, एमिट हो रही हैं। तो यहाँ पे देखें ये एरिया है, आप इसको सरफेस नंबर 1 और आप इसको सरफेस नंबर 2 रख लें। जब मैंने एरिया को इस फील्ड लाइंस के पास लेके आऊँ, करीब लेके आऊँ, तो यहाँ पे देखें इसमें से मैक्सिमम मीन्स के अगर ये टोटल 6 हैं तो इसमें से 4 फील्ड लाइंस इस एरिया में से फ्लो कर रही हैं। मीन्स के यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लैक्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक हो गया। और जब यही एरिया मैंने उससे कुछ जाके पीछे रख दिया है तो यहाँ पे देखें यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जस्ट 2 इसमें से मूव कर रही हैं, इसमें से गुजर रही हैं। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लैक्स क्या है, कम। मीन्स के इलेक्ट्रिक फ्लैक्स के लिए हमें 2 चीज़ें रिक्वायर होती हैं। यहाँ पे देखें इसका फार्मूला, इसका फार्मूला हमारे पास है फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। मीन्स के इलेक्ट्रिक फ्लैक्स जो होता है वो 2 चीज़ों पे डिपेंड कर रहा होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड्स पे और एरिया पे। यहाँ पे देखें इलेक्ट्रिक फील्ड्स अगर इसमें से ज़्यादा हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड्स इसमें यहाँ पे इस एरिया में क्या है, ज़्यादा, तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास इलेक्ट्रिक फ्लैक्स क्या है, ज़्यादा। लेकिन यहाँ पे देखो मैं इलेक्ट्रिक फ्लैक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को चेंज नहीं करूँगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर टोटल 6 हैं तो 6 ही रहेंगी। लेकिन मैंने किया क्या है कि एरिया को इलेक्ट्रिक फील्ड से थोड़ा सा पीछे लेके चला गया हूँ। तो यहाँ पे देखें जाके, यहाँ पे अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे इसमें से 2 गुजर रही हैं, तो हम कह सकते हैं इसका इलेक्ट्रिक फ्लैक्स क्या हो गया, कम। ठीक हो गया इलेक्ट्रिक फ्लैक्स। अब इसकी डेफिनेशन है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस passing through an certain area element. Electric field lines passing through an certain area element
इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला हमारे पास ये है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, मैंने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया पे। और यहाँ पे जो मेरे पास है फाई, इसको क्या बोलते हैं, फाई, ये ग्रीक वर्ड है। जिस तरह अल्फ़ाबेटिकली हम देखते हैं कि ए बी सी डी ये सारे हमारे पे क्या हैं, अल्फ़ाबेटिक लेटर हैं, इसी तरह ग्रीक वर्ड भी हैं, ठीक। तो ये मेरे पास क्या है, फाई, इसको क्या बोलते हैं, फाई। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इसके साथ अगर मैंने ई लगा दिया है तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है जी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो इसमें यहाँ पे देखें, अगर ये मेरे पास है जनरल फार्मूला, इसका क्या है, जनरल फार्मूला, लेकिन इसको अगर मैं लिख देता हूँ दूसरा ट्रिगोनोमेट्री रेशो में, तो यहाँ पे देखें ई ए कोस ऑफ थीटा, ठीक। ये मेरा ट्रिगोनोमेट्री रेशो में फार्मूला आ गया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अगर जनरल फार्मूले से ट्रिगोनोमेट्री रेशो में लिखते हैं तो ये इस तरह लिख लेते हैं इसको। जी स्टूडेंट, इसको ये नोट करें। अब हम देखते हैं, मैंने पहले भी बताया लेकिन हम इसके अलहदा से एक हेडिंग बना लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। मैं आप इसकी एक अलहदा से हेडिंग बना देता हूँ, डिपेंडेंस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है फर्स्ट ऑफ ऑल तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे डिपेंड करता है। ये डियर स्टूडेंट आप नोट कर लें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये एक अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन भी बन गया, तो हम इसके बारे में भी लिख देंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किन चीज़ों पे डिपेंड कर देता है। ये पॉइंट्स आपने वहाँ पे लिख देने हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे डिपेंड करता है। सेकंड, ये एरिया पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ एलिमेंट्स, एरिया ऑफ एन एलिमेंट। ये कोई भी एलिमेंट जिसका हमने एरिया रखा हुआ है, एरिया कम है या ज़्यादा, तो ये उस पर डिपेंड करता है। थर्ड, इसका एक और पॉइंट भी है, ये एंगल पे भी डिपेंड करता है, एंगल प्लेसिंग ऑफ एरिया। एरिया जो हमने रखा है वो फील्ड लाइंस के साथ कौन सा एंगल बना रहा है, ये उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। ये हम आगे इसका अभी इसके केसेस पढ़ेंगे, उसमें आपको ये समझ आ जाएगी कि ये एंगल पे किस तरह डिपेंड करता है। अभी डियर स्टूडेंट मैंने आपको जस्ट ये बताया है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है और ये किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। देखिए मैंने अभी आपको बताया, एक दफ़ा फिर वाइज कर देता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो तीन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे देखें कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, किसी भी एरिया में से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा गुजरेंगी तो हम कह सकते हैं कि उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, ज़्यादा, ठीक हो गया। लेकिन उसी एरिया को अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को मैंने नहीं टच किया, वो अगर वो उसकी टोटल स्ट्रेंथ 6 है तो वो 6 ही रहेंगी। तो यहाँ पे है, तो यहाँ पे देखें अगर यहाँ पे मैंने उसी एरिया को पीछे लेके चला गया हूँ तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें से जो गुजर रही हैं वो जस्ट 2 है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो, कम हो गया। मींस कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो एरिया पे डिपेंड करता है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे डिपेंड करता है। अगर एरिया ज़्यादा होगा, ठीक, तो ये हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, ज़्यादा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा होंगी तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या हो सकता है, ज़्यादा। ये तो मैंने जस्ट यही रखा हुआ था, मे भी इसका जो चार्ज है वो उसका मैग्नीट्यूड कुछ और हो, लेकिन अगर सपोज ये मेरे पास है अगर 5 कूलम का कोई चार्ज है जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एमिट हो रही हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 10 कूलम का कोई चार्ज रख दूँ तो यहाँ से हमें पता है कि अगर इसका मैग्नीट्यूड कम था तो इसमें से इतनी फील्ड लाइंस एमिट हो रही हैं, 6 हैं। तो अगर मैं इसको इसका डबल कर देता हूँ तो मीन्स कि मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो स्ट्रेंथ है वो मोर स्ट्रॉन्गली हो जाएगी। मीन्स कि इसका डबल, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डबल हो जाएंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डबल होंगी तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक हो गया। ये डिपेंड करता है कि हमने चार्ज कौन सा यूज़ कर रहे हैं, मीन्स कि उसका मैग्नीट्यूड कितना है। जितना चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है उसी के हिसाब से वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एमिट होती हैं, ठीक हो गया। और थर्ड वाला इसका है एरिया ऑफ द एंगल ऑफ प्लेसिंग ऑफ द एरिया, कि मैंने ये जो एरिया रखा हुआ है
ये किस एंगल के हिसाब से मैंने इसको परपेंडिकुलर रखा है, पैरेलल रखा है, या इसको थोड़ा सा ट्विल टाइप रखा है, ये उसके एरिया पे डिपेंड करता है। तो जस्ट अभी आप इतना नोट करें, फिर हम दूसरा इसका जो इसके केसेस हैं वो दोबारा इसको अभी हल करते हैं। एरिया प्लेसिंग परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। अच्छा डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखें कि जब मैंने फील्ड लाइंस बनाई, वही पहले वाली बना लेते हैं। जब मैंने क्या किया कि एरिया को मैंने इसके परपेंडिकुलर रख दिया है, इसके क्या रख दिया है, परपेंडिकुलर। जब मैंने एरिया के इसके परपेंडिकुलर रखा है तो इस तरह परपेंडिकुलर मीन के इस तरह, ठीक हो गया। फील्ड लाइंस इस तरह जा रही हैं, ठीक है। फील्ड लाइंस भी क्या कर रही हैं, इसी तरह इसकी तरफ जा रही हैं, मीन्स कि उसकी एक्स एक्सिस के लॉन्ग डायरेक्शन है। तो मैंने जो एरिया है वो मैंने इसके परपेंडिकुलर रख दिया, ठीक हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये समझा देता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसा कि हम पढ़ के आए कि ये 3 चीज़ों पर डिपेंड कर रही है, लेकिन यहाँ पे देखें कि यहाँ पे मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये मेरे पास नॉर्मल वेक्टर है, वेक्टर एरिया है। इसको क्या बोलते हैं, वेक्टर एरिया। वेक्टर एरिया क्या है डियर स्टूडेंट, कि ये मेरे पास एक सरफेस है, वाइट बोर्ड मेरा सारा क्या है, एक सरफेस एरिया है। लेकिन इसका अगर मैं वेक्टर एरिया बनाना है तो वो मैं इस वाली सरफेस के परपेंडिकुलर बनाना है। ये मेरी बात को गौर से सुने कि यहाँ पे देखें, मैं अभी आपको समझाता हूँ कि इसको अगर मैं ट्रिगोनोमेट्री रेशो में लिखता हूँ तो ये मेरे पास ये वाला फार्मूला, ठीक हो गया। यहाँ पे देखें कि ये मेरे पास क्या है, वेक्टर एरिया, और ये मेरे पास क्या है, सरफेस एरिया। ये फ़र्क आप अपने जहन में फिक्स कर लें, इसको माइंड में बिठा लें कि इसमें और इसमें फ़र्क क्या है। ये जो मेरे पास है ये मेरे पास वेक्टर एरिया है और ये मेरे पास सरफेस एरिया है। सरफेस एरिया कौन सा होता है और वेक्टर एरिया कौन सा होता है, ये भी स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न होगी। यहाँ पे देखिए ये मेरा सारा वाइट बोर्ड क्या है, ये मेरे पास सरफेस एरिया है, ठीक हो गया। इसके परपेंडिकुलर अगर मैं एक वेक्टर ड्रा करता हूँ तो वो मेरे पास क्या होगा, वेक्टर एरिया होगा, ठीक हो गया। तो वेक्टर एरिया किसी भी एरिया ए के ऊपर या किसी भी एरिया के ऊपर अगर हमने एरो लगा दिया जाए तो वो वेक्टर एरिया को शो करता है, ठीक हो गया। वेक्टर एरिया का दूसरा नाम नॉर्मल वेक्टर भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं जी, नॉर्मल वेक्टर। अच्छा यहाँ पे देखें कि जो मेरी फील्ड लाइंस हैं उसकी डायरेक्शन इस तरफ है, फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या है, इस तरफ। अगर मैं इसका नॉर्मल वेक्टर ड्रा करना है, अभी मैंने बताया कि नॉर्मल वेक्टर हमेशा सरफेस के क्या होता है, परपेंडिकुलर। अगर मैंने इसको इस तरह रखा हुआ है, ये मेरा वेक्टर एरिया अगर इस तरह नॉर्मल मेरा सरफेस एरिया अगर इस तरह है तो इसका जो नॉर्मल मैंने ड्रा करना है वो इसके इस तरफ होगा, ठीक हो गया। तो वो उसकी डायरेक्शन भी मेरे पास क्या है, ये, ठीक। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी मेरे पास ये है, फील्ड लाइन की डायरेक्शन भी मेरे पास क्या है, मीन्स के दोनों की डायरेक्शन क्या है, पैरेलल। जब दोनों की डायरेक्शन पैरेलल होगी तो हम कह सकते हैं कि जो मेरे पास एंगल बनेगा, एंगल मेरे पास क्या हो जाएगा, ज़ीरो। जब एंगल ज़ीरो होगा तो हम कह सकते हैं कि जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, अगर मैं इसको एंगल की जगह उसकी वैल्यू पुट करता हूँ तो ये तो मेरे पास आ गया ज़ीरो। जब ज़ीरो आएगा तो हम कह सकते हैं कि कोस ज़ीरो क्या होता है, कोस ज़ीरो 1 होता है। तो हम कह देंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, वो मैक्सिमम फ्लो करेगा। जब इन दोनों के दरमियान एंगल क्या होगा, ज़ीरो, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा, जब हमने सरफेस एरिया को परपेंडिकुलर रख देते हैं, किसके, जब हम परपेंडिकुलर रखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, ठीक हो गया। जब सरफेस एरिया को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर रखते हैं तो हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, वो मैक्सिमम मिलता है, ठीक हो गया। अच्छा इसमें जो कंफ्यूज करने वाली चीज़ थी वो एक ही थी कि ये जो नॉर्मल वेक्टर है या वेक्टर एरिया और एरिया में क्या फ़र्क है, वो मैंने आपको बता दिया। आप अपने जहन में माइंड में फिक्स कर लें कि ये मेरे पास जो पूरा वाइट बोर्ड है, ये मेरे पास क्या है, सरफेस एरिया।
इसके परपेंडिकुलर अगर मैं एक वेक्टर ड्रा करूंगा तो वो मेरा क्या होगा, नॉर्मल वेक्टर होगा। और नॉर्मल वेक्टर को ही हमेशा हमने इन तीन जो केसेस हमने सॉल्व करने हैं वो नॉर्मल वेक्टर के सरफेस एरिया और नॉर्मल वेक्टर का रिलेशन और साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इन तीनों को लेके हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को सॉल्व करना है। आगे जो सेकंड वाला हमारे पास है केस नंबर 2। केस नंबर 2 में आपने ये देखें, जब केस नंबर हमारे पास 2 आ गया, अब हम क्या करेंगे कि एरिया प्लेसिंग पैरेलल। पैरेलल किस तरह, हमने यहाँ पे देखें ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये सेम उसी तरह हमने ड्रा कर लेनी है। लेकिन यहाँ पे देखें कि अब मैंने क्या किया है, इस सरफेस को क्या कर देता हूँ, पैरेलल रख देते हैं। सही, जी यहाँ पे देखिए अब मैंने सरफेस को क्या कर दिया है, पैरेलल रख दिया। पैरेलल मींस कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन ये वाली है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अलोंग द एक्स एक्सिस मूव कर रही हैं, इसकी डायरेक्शन मेरे पास ये है। और जो नॉर्मल वेक्टर अगर मैं ड्रा करता हूँ तो नॉर्मल वेक्टर मेरा ये है, मींस कि ये हो जाएगा, यहाँ पे देखें कि इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है, मींस कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह मूव कर रही है और इसको मैंने पैरेलल रखा हुआ है। ये मेरे पास जो सरफेस एरिया है ये मेरे पास क्या है, पैरेलल, मींस के इस तरह रखा हुआ। पहले हमने इसको परपेंडिकुलर रखा हुआ था, अब ये मेरे पास क्या है, पैरेलल। पैरेलल होगा तो इसका जो नॉर्मल वेक्टर मैं ड्रा करूंगा वो इसके क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, मींस कि इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी। जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी उसकी डायरेक्शन मेरे पास क्या होगी, अलोंग द एक्स एक्सिस होगी। और यहाँ पे देखें ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, दोनों आपस में 90 का एंगल बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, 90 का एंगल। तो इसमें अगर मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अगर फाइंड करूंगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला हमें पता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर होता है फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए। ठीक, इसको अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री रेशो में लिखता हूँ तो मेरे पास ये वाली चीज़ बन जाएगी। और यहाँ पे हमें पता है कि एंगल कौन सा है, एंगल हमारे पास है 90। एंगल 90 होगा तो कोज 90 क्या होता है, कोज 90 हमें पता है कि वो 0 होता है। वो 0 होगा तो इसने ओवरऑल सारी जो हमारी कैलकुलेशन है उसको क्या कर देना है, 0। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन केस ऑफ व्हेन अ वेक्टर एरिया इज प्लेसिंग पैरेलल देन इट विल बी अ 0। जब किसी वेक्टर एरिया को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैरेलल रखते हैं तो हमें जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो 0 हासिल होता है। वो किस तरह होता है कि वो मैंने आपको बता दिया कि जब भी किसी पैरेलल रखने की वजह से वो क्या हो जाएगा कि वो नॉर्मल वेक्टर ड्रा हो जाएगा इसका, और वो एंगल क्या बन जाएगा, 90 का एंगल बन जाएगा। इसको डियर स्टूडेंट नोट करें। तो हम इसका केस नंबर 3 अभी ड्रा लेते हैं जी। इसका केस नंबर 3 अभी हम लेते हैं, इसको इतना नोट करें, स्क्रीनशॉट कर लें जो भी है। आगे इसका केस नंबर 3 है कि इसके अगर ना तो इसको मैं पैरेलल रखता हूँ और ना ही इसको मैं परपेंडिकुलर रखता हूँ, तो फिर हमने इसको किस तरह करना है, केस नंबर 3। इसमें लिखें कि नॉर ना ही ये परपेंडिकुलर होगा, नॉर परपेंडिकुलर, नॉर पैरेलल। अगर ऐसा केस आ जाए कि हमने जो वेक्टर एरिया है ना तो सरफेस एरिया के उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैरेलल रखते हैं, ना ही उसको हम परपेंडिकुलर रखते हैं, तो उस सूरत में हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हासिल होगा उसके बारे में हम थोड़ा सा कर लेते हैं।
जी जी स्टूडेंट, यहाँ पे देखें कि मैंने सरफेस को क्या कर दिया, थोड़ा सा इसको टिल्ड करके रख दिया, ऐसे करके ना तो मैंने इसको परपेंडिकुलर रखा ना ही इसको मैंने पैरेलल, जस्ट इसको थोड़ा सा टिल्ड करके रख दिया है। तो इसमें अगर इस ये वाला केस हो जाएगा तो इसमें हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड करना है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। ठीक हो गया कि इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यहाँ पे देखें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन वही है कि उसने क्या मूव करना है, अलोंग द एक्स एक्सिस ही मूव करना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ने। ठीक हो गया, तो वो जब ये अलोंग द एक्स एक्सिस मूव करेंगे तो यहाँ पे जो मेरा नॉर्मल वेक्टर होगा वो थोड़ा सा इस तरफ हो जाएगा। ठीक, उसने अपनी सरफेस के क्या होना है, परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे कोई एंगल बनेगा, एंगल में भी वो 30, 45 या 60 या कुछ भी हो जाए, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो एंगल के हिसाब से हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड होगा कि जितना वो एंगल बना रहा होगा सरफेस इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ, उसके हिसाब से यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड होगा। ये कब होगा, जब नॉर बी परपेंडिकुलर नॉर बी पैरेलल टू द पैरेलल ऑफ सरफेस एरिया ऑफ सरफेस एरिया। जब हमने सरफेस एरिया को ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैरेलल रखेंगे ना ही इसको परपेंडिकुलर रखेंगे, तो अब ये हमारे पास ये केस हासिल होगा। तो यहाँ पे देखें, अगर इसमें हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को लेने की कोशिश करते हैं कैलकुलेशन, तो यहाँ पे मेरे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला ये है। इसको अगर मैं ग्रीक लेटर में, उसको अगर मैं ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म में लिखता हूँ तो मेरे पास ये फार्मूला आ जाएगा, और यही हमारा फाइनल फार्मूला है कि ये डिपेंड करता है कि एंगल कौन सा होगा, जो सा भी एंगल होगा उसके हिसाब से यहाँ पे मेरे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू हमारे पास ये। ठीक हो गया, और एंड पे फाइनली हम इसका जो यूनिट है उसको भी देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट क्या है। वेरी सिंपल डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमें पता है कि इसका जो फार्मूला हमारे पास ये है, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डियर स्टूडेंट हम पढ़ के हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं एफ ओवर क्यू, मीन्स के मेरे पास क्या आ गया, न्यूटन फोर्स का यूनिट, न्यूटन और चार्ज का यूनिट होता है कूलम, मीन्स के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो मेरे पास है न्यूटन पर कूलम। ठीक हो गया जी, न्यूटन पर कूलम। तो एरिया मेरे पास होता है, हमें पता है एरिया होता है मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं इसका फार्मूला, इसका यूनिट ड्राइव करना चाहूँ तो वो मेरे पास न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, या इसको रीअरेंज करके लिख लें न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला है, और सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में हमसे ये भी पूछ लेता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट क्या है, तो हम इसके बारे में लिख लेंगे। तो ये आज के लिए डियर स्टूडेंट इतना ही है कि हमने इसके इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या और ये किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के केसेस हमने पढ़े कि किस वाले केस में मैक्सिमम होगा, किस वाले केस में मिनिमम होगा, और किस वाले केस में ना मिनिमम होगा और ना ही वो मैक्सिमम होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आपने हमारे कमेंट्स बॉक्स में इसके बारे में बताना है, तो हम इंशाल्लाह आपको अच्छे तरीके से इसके बारे में गाइड करेंगे, और दिल लगाकर पढ़ते रहेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह जल्द ही नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।